बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब बहुत जल्द आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पेटिशन्स को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक के जो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के इक़दामात हैं वो बहुत तेज़ी से उन्होंने किए हैं और इतनी तेज़ी से किए हैं कि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इक़दामात करेंगे। और हुकूमत की परेशानी भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक तो आपने देखा कि हुकूमत ने जिन जजेस का रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ किया था वो जजेस पूरी तरह से खेल में वापस आ चुके हैं। फिर इस पे आते हैं कि क्यों हमें ये नज़र आ रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम जल्द टेकअप होने जा रही है। लेकिन एक और चीज़ आप नोट करें कि 3 दिन पूरा हुकूमत ने माहौल बनाया कि 27वीं आइनी तरमीम भी आ रही है और एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को। लेकिन कल रात आपने देखा कि अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में आके और इस बात की तरदीद कर दी कि बिल्कुल कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। ये क्यों हुआ? ये फुल कोर्ट मीटिंग का जो अलामिया आया, उस अलामिया के बाद हुकूमत जो है वो कदम पीछे हटा रही है, पीछे को जा रही है। और अब वो हुकूमत जो मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी, जो धमकियाँ दे रही थी, जिनकी गीदड़ भपकियाँ थी, जो बदमाशी कर रही थी, जो गुंडागर्दी कर रही थी कि आई जी 27वीं तरमीम आई 27वीं तरमीम। और MKM वाले भी बड़े छलांगे मारते फिर रहे थे कि जनाब हमने ये मुतालबा किया है तो हमारे मुतालबे पे आईनी तरमीम आ रही है। MKM वालों से पूछें कि जब आपने इमरान खान को छोड़ के और PDM का साथ दिया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो उस वक्त भी MKM का एक मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ। कहाँ गया वो मुआहदा? और फिर अप्रैल 2022 से लेके और आज के दिन तक मुझे बताएं कि MKM जो है उसने कोई एक चीज़ बताएं जो कराची वालों के हक में हुई हो। मैं कराची वालों से पूछता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, जो कराची से देखने वाले हैं वो बता दें कि MKM ने कोई एक आसानी कराची वालों के लिए पैदा करवाई हो या पैदा की हो, कोई एक चीज़ जो हुकूमत से मनवाई हो? नहीं, अपनी ज़ात मफाद। और MKM वालों का तो बेचारों की हालत ये है कि इनको तो बिल्कुल यानी कोई चौथे स्केल वाले बंदे से कहलवाया जाता है कि तुमने ये करना है। ये इनकी सियासी हैसियत और औकात है। तो वो कह रहे हैं जी हमारे लिए आ रही है, हमारे लिए आ रही है। लेकिन अता तारड़ साहब को पीछे हटना पड़ा कि कोई आईनी तरमीम और नहीं आ रही। ये क्यों? वजह यह है कि हुकूमत को यह अंदाज़ा हुआ कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका उल्टा असर पड़ रहा है। हम जो करने की कोशिश करते हैं जजेस उससे उल्ट कर रहे हैं, और उल्ट इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है वो तो अपने आइन कानून हलफ कायदे ज़ाब्ते के साथ जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। अब जब इनको ये लगा कि हम ये जो इधर से खबरें चलवा रहे हैं कि जी आईनी तरमीम आ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये ना हो कि कोई बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए। और अब वो चीज़ नहीं है जो काजी फाइज ईसा के दौर में थी, या काजी फाइज ईसा ने ग्रुप बना के जो बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया था, वो हालत नहीं है। अब जजेस मुतहद हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि हुकूमत जिन जजेस को आइनी बेंच में शामिल करना चाह रही है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथी हैं, जिनको जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाक़ियात करार दिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काजी फाइज ईसा की रूह उनके अंदर मौजूद है, और जिनके बारे में यह है कि वो काजी फाइज ईसा की लेगेसी के लेकर चलेंगे, उस हवाले से बड़ी खबर यह है कि उन जजेस में से जिन जजेस को हुकूमत नॉमिनेट करना चाहती है आइनी बेंच के लिए, उनमें से एक जज के हवाले से तो ये बड़े वसूख से कहा जा रहा है कि वो जज किसी सूरत आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो और जजेस भी फिर आइनी बेंच से का हिस्सा बनने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि देखें इस आइनी बेंच का हिस्सा बनना PCO के तहत हलफ उठाने से भी बदतर चीज़ है। अब आप मुझे बताएं, जिस जज को नून लीग नामजद करेगी उस जज की क्रेडिबिलिटी तो यहीं से बढ़ जाएगी। यानी नून लीग आपको पता है कि उसको नॉमिनेट करती है जिनके बारे में नून लीग मतलब क्लियर होता है कि वो हमारे जज हैं। अब आप देखें कि जब हुकूमत ने एक ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बनाया था बंदियाल साहब के दौर में, तो किन 3 जजेस को सिलेक्ट किया था? 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से 3 जजेस को सिलेक्ट किया था। नंबर 1 काजी फाइज ईसा, नंबर 2 आमिर फारूक, नंबर 3 नईम अख्तर अवान। और उन तीनों ने साबित किया अपने फैसलों के जरिए कि उनकी सिलेक्शन नून लीग ने ठीक की थी। अब आप मुझे बताएं कि नून लीग जुडिशल कमीशन में अच्छा, पहली बात तो यह है कि अब जुडिशल कमीशन में होगा क्या? अगर जुडिशल कमीशन में जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब नॉमिनेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि सीनियरिटी में जो 7 जजेस हैं इन पे मुश्तमिल होगा आइनी बेंच, तो क्या हुकूमत इख्तलाफ करेगी? अच्छा, इन 7 में कौन कौन है? जाहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब,
जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और आयशा मलिक साहिबा। अब आप इसमें देख लें कि अगर वो ये इस असूल पे जाती हुकूमत ज़बरदस्त है, और ये भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब कहें कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच होगा, तो फिर ये किधर जाएंगे? फिर उसके बाद आयशा मलिक साहिबा के बाद आई थिंक सीनियरिटी में जो है वो अतर मिनल्ला साहब आते हैं, तो फिर ये किधर जाएंगे? अच्छा, अब अगर हुकूमत खुद ये कह देती है जुडिशल कमीशन में कि नहीं जी, हमें याहिया अफरीदी साहब के नाम एक्सेप्टेड नहीं है, आप ये एक और चीज़ देखें कि राना उसनौला ने यहाँ तक तो कह दिया है कि ना मंसूर अली शाह साहब को आईनी बेंच कैसा होना चाहिए, ना होना चाहिए मुनीब अख्तर साहब को, और ना याहिया अफरीदी साहब को होना चाहिए। अब इस हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि ये याहिया अफरीदी साहब को नॉमिनेट करते हैं तो भी मसला, उनको इग्नोर करते हैं तो भी मसला, और अगर याहिया अफरीदी साहब ने कह दिया कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में होगा 7 रुकनी बेंच और सीनियरिटी वाइज होगा तो भी इनके लिए मसला। तो ये 26वीं आईनी तरमीम करके ही इनके ये गले पड़ेगी, इनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। और मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि जिन जजेस को ये अगर पिक एंड चूज करेंगे, अच्छा पिक एंड चूज में मेन तो देखें कल वाले फुल कोर्ट वाले के उसके बाद जो 2 इडाक जजेस को ना बुलाने के बाद ये तो तय है ना कि इन 2 को तो आप निकाल दें, ये 2 तो नहीं हो सकते। अब ये 2 जो नहीं हो सकते, और ये शायद इसलिए भी रिजाइन ना करें क्योंकि मैंने उस वीडियो में तो लास्ट में कहा कि ये रिजाइन कर सकते हैं इज्जत नफ्स और खुददारी और इन चीज़ों की बुनियाद पर, लेकिन ये शायद इसलिए भी ना करें कि इनको हुकूमत ने कम्युनिकेट किया हो कि आपको तो हम आईनी बेंच में लगा रहे हैं। क्योंकि जब आईनी अदालत की बात हो रही थी तब भी ये था कि ये काजी फायजी साहब, जब आईनी अदालत की बात होती थी तो आईनी अदालत का बताया जाता था कि काजी फायजी होगा आईनी अदालत में, काजी फायजा के साथ जो है वो जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और 2 ये इडाक जजेस, ये 5 होंगे आईनी अदालत में। और अब जब और अमीनुद्दीन खान साहब का उस वक्त भी यही था कि इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। उस वक्त तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना था, और आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना था। अब जब आईनी अदालत तो वाला चैप्टर क्लोज हो गया, अब आईनी बेंच, ये आईनी बेंच में बुरी तरह से फंस गए हैं। और अगर ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जी अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली, और ये इस तरह से अगर ये एक आध और जज का कह देते हैं, मिसाल के तौर पे शायद बिलाल हसन साहब, जिनका अभी तक नहीं पता कि वो इधर है या उधर है, किस तरफ जाते हैं, इस तरह से, और अगर जमाल खान मंदोखेल साहब भी कह देते हैं कि मैं तो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा, तो फिर क्या होगा? दूसरा, नून लीग जिसको सिलेक्ट करेगी, जिसका नाम नून लीग देगी, क्योंकि मियाँ साहब का क्या मसला है, मियाँ साहब को कहा गया, एक सहाफ़ी कहा कि मियाँ साहब ये हमारा सहाफ़ी है। मियाँ साहब ने पूछा कि इसको मंथली कितने पैसे आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा सर ये पैसे तो लेते नहीं है। मियाँ साहब ने कहा जो पैसे नहीं लेता, जो हमसे पैसे नहीं लेता, वो किसी और से लेता होगा। यानी मियाँ साहब के नज़दीक अपना जज, अपना सहाफ़ी वो है जो इनसे मंथलियाँ लेता हो, जो इनसे पैसा लेता हो, जो इनसे अपने ज़ाती काम करवाता हो। जो सहाफ़ी या जो जज शरीफ ख़ानदान से पैसे नहीं लेता, उसके बारे में शरीफ ख़ानदान कहता है कि तो हमारा जज ही नहीं है। तो इसलिए इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ये जो जजेस सेलेक्ट करें आईनी बेंच में, वो जजेस ही रिफ्यूज कर दें कि हमने तो आईनी बेंच कैसा नहीं बनना, एक करेगा तो हो सकता है ज्यादा को करना पड़ जाए। तो ये इस वक्त हुकूमत बुरी तरीके से फंस गई है, और ये जिस तरह के इकदाम करना चाह रहे हैं, ये हर चीज इनके, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, गले पड़ेगी। मसलन अच्छा 27वीं आईनी तरमीम वाली बात से तो ये पीछे हट गए हैं ना, क्योंकि हालांकि पहले बिलावल और शबाशी मिले, खबरें चली, अखबारात में हेडलाइनें लगी, बड़ी बड़ी कवरेज हुई, और अकील मलिक साहब बैठ के कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आएगी, राना उसनौला बैठ के कह रहे हैं आएगी, और इनके कई रहनुमा कह रहे हैं आएगी, एक नहीं कई आईनी तरमीम आएंगी, आईनी तरमीम पे आईनी तरमीम आएगी। लेकिन अब क्यों भाग रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगी? क्योंकि इनको इस बात का इदराक हुआ, या किसी ने इनको कहा कि अकल को हाथ मारे हो, तुम इंतहाई जाहिलाना और बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो, तुम ये बातें करके तुम याहिया अफरीदी को कह रहे हो कि अच्छा याहिया साहब आप मंसूर और मुनीब को वापस ले आए कमेटी में, आपका भी हिसाब किताब कर लेते हैं, अगली तरमीम ला रहे हैं, आपका मजीद आपके इख्तियारात कम करते हैं। तो आप अगर याहिया अफरीदी को यह धमकी देंगे तो वो आपकी धमकी में तो आने वाला नहीं है, वो तो आपकी ब्लैकमेलिंग में तो आने वाला नहीं है, और वो जज नहीं है जिसको आप कहें कि वो उसको कोई बहुत शौक है इस ओहदे पे रहने का, तो वो ये चीज़ तो नहीं है, फिर चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी। फिर अब एक और बात, ये जो कह रहे हैं कि अकील मलिक साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल आ रहा है, वो क्यों ये ला रहे हैं? कि ये चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में इन्होंने अक्सरियत अपनी बना ली है,
अब ये करने क्या जा रहे हैं, इनका प्लान ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 5 मजीद जजों का कहें कि 5 या 6 जजेस हम और लाएंगे, 5-6 जजेस की तादाद बढ़ा के, और फिर जुडिशल कमीशन में इनकी क्योंकि अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन में इनकी अक्सरियत है, तो जुडिशल कमीशन में क्योंकि इनकी अक्सरियत है तो ये चाह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को ले आए, एक आध और जज को ले आए, और बाकी जो है वो वकला को बराह रास्त ये बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ये गुंजाइश है आइन और कानून में। तो फिर यह है कि ये डायरेक्ट जो है वो कुछ वकीलों को बना दें अपना इसका आइनी इसमें सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत अपनी बना लें। अगर ये इस तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से याहिया अफरीदी साहब इनको चलने देंगे, और इनके इन इकदाम की वजह से अब ये जो चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंजिंग करें कि आइनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा, या ये कभी कहते हैं कि हम ऐसी तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट में, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इलेक्शन एक्ट माजरत के साथ इलेक्शन एक्ट नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऐसे ही हम तरमीम करेंगे कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे अमीनुद्दीन खान, और उनके बाद जमाल खान मुदखेल। तो ये जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये अब जो चीज़ भी याहिया अफरीदी साहब को कमज़ोर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मजीद महदूद करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए ये करेंगे तो वो इनके गले पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या होगी कि सारे केसेस हुकूमत, मोस्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, हुकूमती इदारों के खिलाफ जाते हैं, वजारतों के खिलाफ जाते हैं, और हुकूमत ही बैठ के फैसला करेगी कि हमारा केस जो है वो आइनी बेंच के ये जज सुनेंगे। अच्छा फिर क्या है जी, अगर इनको लगता है कि जी ये तो मसला कर देगा फलाना जज, तो अगली बार उस जज को निकाल के कोई और जज ले आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ अपने इख्तियार में रखना कि कल को हुकूमत फैसला करेगी कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा 3 में से। अब आप मुझे बताएं ना, यानी चलें इन दो को तो कह रहे हैं कि सुपर सीट हो गए, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनको तो आप चलें फिल वक्त जो इस वक्त का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक आप चलें। अब आगे आ जाएं 3 जज जो अगली बार जिनके नाम जाने हैं। वैसे उस वक्त तक अमीनुद्दीन खान साहब तो यानी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अब उसमें अगर पता हो कि ये मतलब जमाल खान मंदोखेल साहब को कि जी मैंने ही बनना है, तो वो तो हर केस का फैसला नून लीग के हक में देंगे। और ये फिर चाहते हैं गो के, मैं आयशा मलिक साहिबा का तो आपको बता सकता हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर हटें, इसलिए कि कल को मुझे ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना सकते हैं। हालांकि अपनी टर्न पर उन्होंने बनना है, लेकिन इनके इस मौजूदा कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहा हूं, तो फिर वो जो तीसरे नंबर वाला जज होगा वो इनके हक में फैसले देने शुरू कर देगा। तो मतलब सारे जजेस को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी, इवन के चौथे नंबर वाले जज को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी कि यार तीसरा ने इनकार कर दिया तो मुझे बना देंगे। तो ये तो इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की पेटिशन जो है वो टेकअप होगी और फुल कोर्ट बनाएगी। मैंने और साद रसूल साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है शहर इक़्तिदार के नाम से, उसमें साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि जितनी भी आइनी तरमीम पहले चैलेंज हुई हैं वो 15 रुकनी या उससे ऊपर के बेंचेस ने सुनी है। तो अगर 15 रुकनी बेंचेस या 17 रुकनी बेंचेस के फैसले मौजूद हैं, तो अब आइनी बेंच के 5 जज कैसे बैठ के चीज़ें देख सकते हैं जब पहली आइनी तरमीम 15-15 और 17-17 रुकनी जजेस ने सुनी है। फिर अगर 5 रुकनी आइनी बेंच ये बनाते भी हैं, तो वो जो 5 रुकनी आइनी बेंच है उसके सामने अगर उस केस के आर्गूमेंट्स में हवाला आता है 15 रुकनी बेंच का या 17 रुकनी बेंच का या 10 रुकनी बेंच का, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब फिर क्या 10 रुकनी बेंच का फैसला जो है उसको 5 जजेस बैठ के उड़ा सकते हैं? तो इतने फ्लॉज हैं। फिर असल में तो मसला एक और भी है। मसला ये है कि आप अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आपने कुछ दिन पहले पढ़ी होगी, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा, और ये अंसार अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ जिन पे ईमान है शरीफ खानदान का कि उनसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है। और जंग अखबार में खबर लगी, जंग अखबार जिसके बारे में शरीफ खानदान कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे मोतबर अखबार जंग अखबार है, उसमें ये खबर लगी। और उसमें जो उन्होंने नाम जो लिखा है ना, नाम लिखे बगैर हवाला दिया है, मुझे लगता है अशतर औसाफ साहब का हवाला वो दे रहे थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने, कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि इतने फ्लॉज हैं इस आइनी तरमीम में कि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन के जो एक मेंबर हैं वो होंगे जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। अब आइनी बेंच के सरबराह तो बने ही नहीं है, तो फिर जुडिशल कमीशन तो नामुकम्मल होगा। तो क्या नामुकम्मल जुडिशल कमीशन जो है वो बना सकता है आइनी बेंच? नहीं बना सकता।
तो ये एक इनके लिए मसला हो गया है, या वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के चला कैसे सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो वकला हैं, वकला इस वक्त बड़े तहम्मुल से चल रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हैं, देखते हैं कि हामिद खान साहब का ग्रुप जीतता है या आजम अली तारड़ वगैरह और ये लोग जीते हैं, क्योंकि पैसा तो इन्होंने लगाया है, इन्होंने 7-8 तरीके से इन्फ्लुएंस किया है वकला को। मसलन इन्होंने वकला को जो है उनके जो बड़े बड़े वकील हैं उनके चैम्बर से वकला को अटॉर्नी जनरल ऑफिस में लगाया है, एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगाया है, उनको नैब के केसेस दिए हैं, उनको FIA के केसेस दिए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के केसेस दिए हैं, उनको हुकूमत के केसेस दिए हैं। फिर इन्होंने कुछ ट्रिब्यूनल्स के जज जो हैं वो वकला को कहा है कि आप देंगे, वो करोड़ों रुपए में सीटें बिकी हैं। इन्होंने DHA के साथ मुआहदा किया यहाँ पे, और वो वकला की जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। फिर और इन्होंने बहुत पैसा दिया है, सरकार आवाम के टैक्स के पैसों से इन्होंने पैसा दिया है। इन्होंने अपने जाती करप्शन और लूट मार के बड़े बड़े केसेस जो हैं वो वकला को दिए हैं। वकला को इन्होंने कहा हुआ है कि तुम्हारे चैम्बर से जजेस लगाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने बहुत पैसा और माल खिलाया है वकला को, और इसलिए ये कॉन्फिडेंट है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर वकील को करोड़पति बना दिया है। इस तरह से इन्होंने यानी इन्फ्लुएंस किया वकला को। तो बहरहाल आज देखते हैं कि वकला जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं या प्लाट और पैसों को देख के फैसला करते हैं, ये तो पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन खैर अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार अपनी ले भी आते हैं तो पहले कौन सा इन्होंने कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। जो चीज़ें इन्होंने अचीव की भी हैं वो काजी फाइज ईसा ने इनको दी हैं, और काजी फाइज ईसा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार से मैनेज हो गया था या पाकिस्तान बार से मैनेज हो गया था। काजी फाइज ईसा जहाँ से मैनेज हुआ था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इसलिए आज के ये इलेक्शन बड़ा अहम है, और इन्होंने ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम तो उन्होंने लानी तो है, लेकिन वो लानी है 26वीं आईनी तरमीम के फ्लॉज को दूर करने के लिए। अब मुझे बताएं कि वज़ारत कानून ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पूरी एक वजाहत दी। अब वो प्रेस रिलीज मेरे पास नहीं है, वरना मैं पढ़ देता। अब आइन की जो चीज़ें हैं उसको आप प्रेस रिलीजों के जरिए ठीक नहीं कर सकते। खालिद जावेद खान साहब ने मुझे बड़ी तफसील से समझाया था, जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, कि आइन में फुल स्टॉप कोमा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और फुल स्टॉप और कोमा ना हो तो पूरा मतलब कैसे बदल जाता है उस लैंग्वेज का। तो ये इनकी है मुश्किलात, और जिस तरह से मैंने आपको आज किया, लग यही रहा है कि याही अफरीदी साहब जो है वो जिस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, अपना हाउस एंड ऑर्डर किया उन्होंने केसेस बड़े लगाए हैं, 1000 केसेस एक हफ्ते में, और तेज़ी से केसेस के फैसले करेंगे और चीज़ें करेंगे। मंसूर अली शाह साहब को इस वक्त उन्होंने लीड पोजीशन दी हुई है, उनके मशवरों के साथ चल रहे हैं, फैसले मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से कर रहे हैं। तो हुकूमत अब अगर याही अफरीदी साहब से पंगा लेना चाहती है तो ले ले। मैंने आपको बता दिया है कि ये काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये अब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे बड़ा चैलेंज याही अफरीदी साहब के लिए यही है कि वो अपने इदारे की इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसको कैसे बहाल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट टके टोकरी हो गई है, उसकी टके की औकात नहीं छोड़ी काजी फाइज ईसा ने, उसका एहतराम कैसे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं जी मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। और इस बात के, हाँ एक चीज़ और बता दूं, अगर ये 2 जजेस जो हैं जिनको PCO के तहत एक तरह से हलफ उठवाना चाहती है हुकूमत और आईनी बेंच में उनको शामिल करना चाहती है, उसमें अगर अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान शामिल होते हैं तो फिर और रास्ता भी मौजूद है याही अफरीदी साहब के पास, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास, और वो है जो इन्होंने जो नोट लिखा था, इन्होंने जो अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पर, मिसकंडक्ट किया था, तो फिर उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये फारिग भी हो सकते हैं। तो ये लड़ाई को उस तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि याही अफरीदी साहब लड़ना नहीं चाहते, वो आम आदमी के केसेस पर फोकस करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को बहाल करना चाहते हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत लड़ाई उनके इदारे के अंदर ले जाएगी तो फिर उनके पास भी रिएक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और इस वक्त याही अफरीदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल के सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इस वक्त सिवाय 3-4 का नहीं पता, अभी काजी फाइज ईसा ग्रुप के जो 3-4 बंदे बच गए हैं वो क्या करते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके साथ खड़े हैं, और ये वो वाली। अच्छा हाँ, यहां पे ये भी नहीं है कि आप कहें कि जो जजेस काजी फाइज ईसा वाले रह गए हैं वो इस तरह से याही अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर देंगे जिस तरह से काजी फाइज ईसा ने उमर बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया था। हरगिज ऐसा नहीं होगा। उस वक्त काजी फाइज ईसा के साथ ये अपना मंसूर अली शाह साहब भी थे और भी कुछ जजेस थे, जिस वजह से
बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को काजी फायज से कमज़ोर करने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त जो जजेस हैं भी, तो उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनका विजन और विजडम क्या है, उनका लेवल क्या है, मैं कानूनी लेवल की बात कर रहा हूँ, और वो बहुत से लीगल माइंड्स और लोगों को पता है। तो इस वक्त काजी फायज साहब ग्रुप के जो जज बच गए, उनमें से किसी जज में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लीड करते हुए याहिया अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर सके। और जिस एतमाद के साथ, जिस ताकत और कुव्वत के साथ याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट को आगे लेकर जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस याहिया अफरीदी के खिलाफ कुछ भी कोई चालाकी करने की कोशिश काजी फायज साहब के ग्रुप में से कोई बंदा कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि काजी फायज साहब ग्रुप के जो 3-4 जज मौजूद भी हैं, उनमें से 1 या 2 अब तक जाके और याहिया अफरीदी साहब से मामला तय भी कर चुके हों कि अब हम अपने हलफ के साथ चलेंगे, आइन के साथ चलेंगे, पाकिस्तान के साथ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलेंगे, अपने इदारे के साथ चलेंगे। कमी कोताहियों की माजरत, हमें माफ़ कर दें, पिछली कोताहियों की माजरत, हम माफ़ी मांगते हैं, आगे हम अपने हलफ और आइन के साथ चलेंगे। तो हो सकता है उनमें से 1-2 ने तो अपनी चीज़ें ठीक भी कर ली हों और 1-2 पीछे बच जाएं और 1-2 से फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 भी हों इनका ग्रुप, तब भी ये याहिया अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ देखें ना, याहिया अफरीदी साहब के साथ कौन है? मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, अत्तर मिनल्ला, शाहिद वहीद। ये कोई छोटे नाम तो नहीं है। मलिक शहजाद अहमद खान, ठीक है, ये ताकतवर और तगड़े और बड़े जज हैं और दबंग जज हैं, जो लायक भी हैं, जो काबिल भी हैं, जिनमें अहलियत, सलाहियत, जुर्रत और सब कुछ है। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की निमात सब कामिल हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।